स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह कैरेबियन सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा कथन, यह हैती के पश्चिम और क्यूबा के दक्षिण में स्थित है। तीसरा कथन है, इससे वर्ष 1962 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा यह राष्ट्रमंडल का सदस्य है। उपरोक्त विशेषताओं में निम्नलिखित में से किस द्वीपीय देश का वर्णन किया गया है? विकल्प ए जमैका, विकल्प बी बारबाडोस, विकल्प सी त्रिनिदाद और टोबैगो या विकल्प सी सेंट लूसिया। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। जमैका वेस्ट इंडीज का एक द्वीपीय देश है जो कैरेबियन सागर में क्यूबा और हिस्पानियोला के बाद तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह हैती के पश्चिम में, क्यूबा के दक्षिण में, मुख्य भूमि के निकटतम बिंदु के केप ग्रेसियस एडियोस के उत्तर पूर्व में, मध्य अमेरिका के कैरेबियाई तट पर स्थित है। राष्ट्रीय राजधानी किंगस्टन है। जमैका को वर्ष 1962 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली और वह राष्ट्रमंडल का सदस्य हुआ है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। समाचारों में चर्चित चैटफील्ड समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए रक्षा नीति, विकल्प बी कृषि सुधार, विकल्प सी दूरसंचार विनियमन या विकल्प डी आर्थिक नीति समीक्षा। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। चैटफील्ड समिति की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1938 में भारत की रक्षा आवश्यकताओं का आकलन तथा इसके सैन्य बलों को मजबूत करने हेतु सिफारिशों के रूप में की गई थी। चैटफील्ड आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश कैबिनेट कार्यालय के पास मौजूद है। इसके अलावा प्रमुख बंदरगाहों की रक्षा में सहायता के लिए स्वैच्छिक आधार पर 5 उड़ानें स्थापित करने की योजना प्रस्तावित की गई, अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला, 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसियों द्वारा अफ्रीका और भारत से दास श्रमिकों को इस द्वीप पर लाया जाना। दूसरा, वर्ष 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद यूनाइटेड किंगडम द्वारा इसका नियंत्रण अपने हाथों में लेना। तीसरा, वर्ष 1965 में यह द्वीप ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का भाग बन जाना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उपर्युक्त विशेषताओं को सबसे बेहतर रूप से वर्णित करता है? विकल्प ए सेशल्स, विकल्प बी फिजी, विकल्प सी मालदीव या विकल्प डी चागोस द्वीप समूह। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। चागोस द्वीप समूह में 58 द्वीप हैं और यह हिंद महासागर में मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। वर्ष 1715 में चागोस द्वीप समूह के साथ मॉरिशस को सबसे पहले फ्रांसीसियों ने उपनिवेश बनाया था। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसियों द्वारा यहाँ पर नव स्थापित नारियल बागानों में कार्य करने के लिए अफ्रीका और भारत से दास श्रमिकों को लाया गया। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद वर्ष 1814 में ब्रिटेन ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। वर्ष 1965 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का गठन किया जिसमें चागोस द्वीप समूह केंद्रीय थे, अतः विकल्प डी सही है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में आमतौर पर संरक्षक, कृत्रिम रंग और स्वीटनेस जैसे योजक होते हैं। दूसरा, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के सेवन से आंत के माइक्रोबायोम स्वास्थ्य में विकार होता है। तीसरा, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स में प्री पैकेज्ड स्नैक्स और रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी 2 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में आमतौर पर संरक्षक, कृत्रिम रंग और स्वीटनर्स जैसे योजक होते हैं, अतः कथन 1 सही है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के सेवन में आंत के माइक्रोबायोम स्वास्थ्य में विकार होता है, अतः कथन 2 सही है। मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स में प्री पैकेज्ड स्नैक्स और रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ शामिल नहीं होते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, NCDRC की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई थी। दूसरा, NCDRC को 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के शिकायतों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा, NCDRC के निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 2 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी NCDRC एक अर्ध न्यायिक निकाय है। NCDRC की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई थी, अतः कथन 1 सही है।
एनसीडीआरसी को 2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की शिकायतों पर विचार करने का अधिकार मिलता है, अतः कथन 2 सही है। एनसीडीआरसी के फैसलों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है, उच्च न्यायालय में नहीं, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प सी सही है। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, खाड़ी देश शब्द का तात्पर्य मध्य एशियाई क्षेत्र में स्थित देशों के समूह से है। दूसरा कथन है, जीसीसी की स्थापना इसके सदस्य देशों के मध्य सहयोग, एकीकरण और संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। तीसरा, इराक जीसीसी का सदस्य है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। खाड़ी देश शब्द मध्य पूर्व के फारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थित देशों के समूह को संदर्भित करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। जीसीसी की स्थापना इसके सदस्य देशों के बीच सहयोग, एकीकरण और संपर्क बढ़ाने के लिए की गई थी, जो उनकी क्षेत्रीय और सांस्कृतिक निकटता पर आधारित है, अतः कथन 2 सही है। इराक एकमात्र खाड़ी देश है जो जीसीसी का सदस्य देश नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। जीसीसी के सदस्य देशों में शामिल हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ये सभी खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के सदस्य देश हैं। बता दें कि जीसीसी की स्थापना मई 1981 में रियाद, सऊदी अरब में हुई थी। फिजियोलॉजी में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया जो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के बाद और प्रोटीन उत्पादन से पहले जीन को नियंत्रित करता है। दूसरा, माइक्रो आरएनए की खोज से पहले यह माना जाता था कि जीन विनियमन केवल ट्रांसक्रिप्शन कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। वर्ष 2024 में फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार यह माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया था जो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के बाद और प्रोटीन उत्पादन से पहले जीन को नियंत्रित करता है, अतः कथन 1 सही है। माइक्रो आरएनए की खोज से पहले जीन विनियमन को केवल ट्रांसक्रिप्शन कारकों द्वारा नियंत्रित माना जाता था जो डीएनए से जुड़ते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि कौन से एमआरएनए का उत्पादन किया जाए, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरा, यह उच्च आय वाले बाजारों को प्रीमियम बासमती चावल तथा निम्न आय वाले खाद्य आयातक देशों को अपेक्षाकृत सस्ती किस्मों पर निर्यात करता है। तीसरा, चावल के निर्यात पर प्रतिबंध आमतौर पर घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है ताकि आपूर्ति को निर्यात बाजारों में जाने से रोका जा सके। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। भारत विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह उच्च आय वाले बाजारों को प्रीमियम बासमती चावल और कम आय वाले खाद्य आयातक देशों को अपेक्षाकृत सस्ती किस्मों पर निर्यात करता है, अतः कथन 2 सही है। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध आमतौर पर घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए लगाए जाते हैं ताकि आपूर्ति को निर्यात बाजारों में जाने से रोका जा सके, और इसी तरह के हस्तक्षेप अन्य वस्तुओं पर भी लागू होते हैं, अतः कथन 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एसिटेनोबैक्टर बाउमानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सूचीबद्ध शीर्ष सुपरबग है जो एंटीबायोटिक दवाओं का विरोध करता है तथा जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले संक्रमणों का कारण बनता है। दूसरा, बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं तथा उनके आनुवंशिक पदार्थ को अधिग्रहित कर अपनी प्रतियां बनाते हैं। तीसरा, हमारे शरीर में फेजियोम की अधिक विविधता से आंतों में सूजन संबंधी रोग और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे रोगों का खतरा हो जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। एसिनेटोबैक्टर बाउमानी एक शीर्ष WHO सूचीबद्ध सुपरबग है जो एंटीबायोटिक दवाओं का विरोध करता है और जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले संक्रमणों का कारण बनता है, अतः कथन 1 सही है। बैक्टीरियोफेज, जिन्हें आमतौर पर केवल फेज के रूप में संदर्भित किया जाता है, वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं और उनकी आनुवंशिक सामग्री को अधिग्रहित करके अपनी प्रतियां बनाते हैं, अतः कथन 2 सही है। हमारे शरीर में फेजियोम की न्यूनतम विविधता से आंतों के सूजन संबंधी रोग
और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे रोगों के जोखिम को बढ़ाती है, अतः कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मणिपुर का राजकीय पक्षी है, इसे भारत का सबसे अधिक संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है। दूसरा, इसे प्रमुख घास भूमि प्रजाति माना जाता है जो घास भूमि पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में अतुलनीय मूल्यों वाली संस्थाओं को शामिल किया गया है, जिनमें GIB जैसी अद्वितीय प्राकृतिक प्रजातियां शामिल हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है, इसे भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसे प्रमुख घास भूमि प्रजाति माना जाता है जो घास भूमि पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है, अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2006 की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में अतुलनीय मूल्यों वाली संस्थाएं पेश की गई हैं, जिसमें GIB जैसे विशिष्ट प्राकृतिक प्रजातियां शामिल हैं, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प बी सही है। नीति के अनुसार पारंपरिक आर्थिक लागत लाभ गणना EIB पर लागू नहीं होगी। ऐसी संस्थाओं को प्रत्यक्ष या तत्काल आर्थिक लाभ पर विचार किए बिना उनके संरक्षण के लिए सामाजिक संसाधनों के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। खाद्य मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के लिए आपूर्ति संबंधी आघात के साथ ही मांग संबंधी कारक जैसे स्वास्थ्यवर्धक अनाजों में बढ़ती रुचि आदि जिम्मेदार हैं। दूसरा, गैर खाद्य उत्पाद की कीमतों में वृद्धि मुख्य रूप से मांग संबंधी कारकों जैसे उच्च मजदूरी और उत्पादन लागत का परिणाम है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।